जय हिंद बच्चों। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार द एजीएस बोर्ड एग्जाम में। और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी कि मैथ की जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो 14 दिन में 14 चैप्टर हम करेंगे, उसका आज फर्स्ट डे है और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मैथ की एक नई क्लास को लेकर, जिसमें को पढ़ाऊंगा पहला चैप्टर मैथ का। पहला चैप्टर जो हमारा है उससे जो इम्पोर्टेंट टाइप हमारे बनते हैं वो सभी मैं आपको आज कराऊंगा। जो जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है वही टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, एक्स्ट्रा कोई चीज़ कराऊंगा ही नहीं। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। पहले आप समझ लें कि हमें पढ़ना कैसे कैसे है। जैसे हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है द एजीएस नाम से ही, आप उससे जुड़ जाइएगा, जिससे आपको हमारी क्लासेस जितनी भी होंगी उनकी सभी की पीडीएफ उसी में आपको मिलेगी, डे बाय डे उसी में मिलती रहेगी, जिससे आप अपना जो समय है बहुत बचा सकते हैं। फुल पीडीएफ आपको मिलती रहेगी वहीं से। तो ज़रूर उस चैनल को आप व्हाट्सएप पे जा करके ज्वाइन कर लें और नोटिफिकेशन उसका ऑन कर दें, ताकि तुम्हें जितनी भी हमारी पीडीएफ हैं वो मिलती रहें टाइम टू टाइम। वीडियो समाप्त होते ही, जैसे ही अपलोड हो जाएगी वीडियो, उसी समय हमारी जो टीम है वो उस चैनल में पीडीएफ को अपलोड कर देगी, जहां से आपको पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके टोटल चीज़ रिवाइज कर लेनी है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको लेकर चलूँ अपनी पहली क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अच्छा, संख्याएं जो होती हैं वो होती है हमारी दो प्रकार की, एक वास्तविक होती है और एक काल्पनिक। काल्पनिक संख्या आपको फर्स्ट ईयर के मैथ में मिलेंगी पढ़ने के लिए, जिसमें सम्मिश्र संख्या एक चैप्टर है, उसी में मिलेंगी। रूट के अंदर यदि कोई वस्तु यदि कोई संख्या माइनस की है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? काल्पनिक। और भी है, चलो काल्पनिक हमारे चैप्टर में नहीं है तो हम काल्पनिक नहीं पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या जो है वही पढ़ेंगे आज। तो पहले आप समझ लीजिएगा कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या हमारी होती है दो प्रकार की, एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। सभी बच्चों को इनमें डाउट होता है, वो समझ ही नहीं पाते कि परिमेय कहते कैसे हैं और अपरिमेय कहते कैसे हैं। तो सबसे पहले परिमेय की डेफिनेशन हम पढ़ें। कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, डेफिनेशन तो है ये, लेकिन आप डेफिनेशन से समझ नहीं पाओगे कि p अपॉन q के रूप में कैसे लिखें हम कोई भी संख्या। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी 4। अब 4 के अपॉन में हमने कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा होगा, क्योंकि 1 से 4 को जब भाग करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कोई सा भी जो पूर्ण नंबर हो, पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, वो सभी हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। या हमारा पूर्णांक हो, पूर्णांक भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की हो, वो सब हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। एक चीज और, परिमेय संख्या वह भी कहलाएगी जो p अपॉन q के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे मानो मैंने लिखा 9.1, अब इसको अगर p अपॉन q के रूप में लिखा जाए तो पॉइंट काट के नीचे कितना लिखा जाएगा? 1, 0। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने अंक है? 1। तो ये हो गई 91/10, 91/10। ठीक है, ये p और ये q। लेकिन एक शर्त आपको यह याद रखनी है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 से अलग कुछ भी हो सकता है, माइनस का हो, प्लस का हो, कुछ भी हो, हमारी सब क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये हो गई शांत दशमलव। ऐसे ही मान लो मैंने लिखा 9.3333, ये कोई संख्या है तो इसको भी हम लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा 10/3, इसको हम अगर कैंसिल आउट करें, काटें, तो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये ऐसा ही आता रहेगा और ऐसा ही आता रहेगा। तो
तो ये 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.3333। तो ये भी एक क्या हो गई, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जितनी भी अशांत आवृत्ति वाली संख्या होंगी, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, जितनी भी अशांत आवृत्ति वाली संख्या होंगी, पुनरावृत्ति जिन वर्ड्स की हो जाएगी, इन मतलब अक्षर की हो जाएगी, अक्षर नहीं कह सकते, नंबर की, जिस अंक की पुनरावृत्ति हो जाएगी वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लिखूं, 0.932932 ये भी एक संख्या मैंने लिखी। यहाँ देखो 932 और फिर 932 फिर 932 यही आता रहेगा और यही आता रहेगा। तो ये हो गई शांत, शांत तो है नहीं, अशांत, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.932 का बार। बार का मतलब होता है जो जिस अंक के ऊपर बार होगा उसी की बार बार रिपीटेशन होगी। ठीक है, ऐसे ही इसको हम लिख सकते थे 3.3 के ऊपर बार, इसको भी लिख सकते थे 9.3 के ऊपर बार। ठीक है, यानी कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ होगा वो भी हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, अब एक मैं एग्जांपल और लूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1.429356, बस आगे यहाँ डॉट डॉट नहीं है, बस यहाँ तक ही क्या हो गई, खत्म। अगर हम इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखें तो पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतने ही हमें जीरो लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो हो गए। ये हमारी P अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा चुकी है। P का मान ये है, Q का मान ये है और Q हमारा जीरो बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हुई, हमारी परिमेय संख्या। यानी कि हर वो संख्या जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वे क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या। अब आ जाओ थोड़ी अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब होता है वह संख्या जो P बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए, P बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए, वह हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा, एक चीज और, पहले अपरिमेय समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, P अपॉन क्यू के रूप में ना लिखी जाए, जैसे मैं कहूँ 1.0100100001, आप सोच रहे हैं इसकी तो आवृत्ति हुई है, लेकिन नहीं, यहाँ एक जीरो था, यहाँ 2 जीरो हो गए, यहाँ 3 जीरो हो गए, तो ये आवृत्ति नहीं है। यदि मैं एक संख्या लिखूं 2 3 9 5 6 7 9 3 2 8 7 6 5 9 2 9 8 7 6 0 2, इसमें आपको दिख रहा होगा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी संख्या रिपीटेशन में नहीं है भी, जैसे 9 है, मान लो यहाँ 2 है, 2 के बाद 3 है, यहाँ 2 है, 2 के बाद 8 है, रिपीटेशन तो हुई नहीं। ऐसे ही यहाँ 9 9 के बाद क्या है 5, 9 के बाद 3 है, 9 के बाद 2 है, यानी कि इसमें कोई भी रिपीटेशन बार बार नहीं हो रही है, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि रिपीटेशन होती तो परिमेय संख्या होती। अब इसमें, और ये अनंत तक जा रही है, अनंत तक तो जीरो भी नहीं लगा सकते, तो इसको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, एक टाइप और है, जैसे मैंने लिखा रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो वो तो हमारी हमेशा क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी, परिमेय। और रूट के अंदर यदि कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो हमारी कहलाएगी अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ √9 या √17 या √31 या √144। ठीक, यदि ये चार मैंने आपके सामने संख्याएं लिखी हैं, इनमें √9 जो है, 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है, तो ये तो 3 का वर्ग है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3, तो ये तो हो गई हमारी परिमेय। लेकिन √17 का कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता, √17 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, और ना ही √31 किसी का पूर्ण वर्ग होता है, तो ये दोनों हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन 144 को हम 12 का वर्ग लिख सकते हैं,
अब आप बोलेंगे रूट 144 को 12 कैसे लिखा मैंने, तो समझो। देखो, रूट का मतलब होता है घात कितनी, पावर 1/2, ठीक है। ये जो 144 लिखा हुआ है ये 12 की पावर कितनी है, 2, मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 12 की पावर 1, कितना आया 12। तो 12 जब आया 144 को सॉल्व करके, और 12 हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि जितनी भी संख्याएं जो होती हैं अगर रूट के अंदर हैं और वो पूर्ण वर्ग हैं तो हमेशा वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। यहाँ से आपको परिमेय और अपरिमेय बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, आगे चलें। और अब आपसे मैं पूछूं, जैसे मैंने लिखा √71 परिमेय होगी या अपरिमेय। मैंने लिखा 1.42439 ये परिमेय होगी या अपरिमेय। 1.39 के ऊपर बार ये होगी परिमेय, क्या होगी आपको भी बताना है। साथ साथ मैं लिखूंगा बाद में, फिर आप चेक कर लेना कि अपरिमेय हमारा सही है या गलत, आपके समझ में आया है या नहीं। मैंने लिखा 3/4 ये परिमेय होगी हमारी या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। मैंने एक संख्या लिखी 9.132938768 सो ऑन, ठीक है, अनंत तक। फिर मैंने एक संख्या और लिखूं मैं √196। फिर एक संख्या लिखूं मैं √2+3। एक संख्या और लिखूं मैं 5 - √7। ये सभी मैंने संख्या लिखी है, आपको एक एक करके चेक करनी है परिमेय है या अपरिमेय। √71 किसी का भी वर्ग नहीं होता, तो ये होगी हमारी अपरिमेय। क्या होगी, अपरिमेय। अच्छा, ये यहाँ शांत दशमलव है। जितनी भी संख्याएं हमारी शांत दशमलव की होंगी, शांत दशमलव भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी, यहाँ से 5 से मैंने भाग करी 2543 को, ठीक है, करो 5×5 = 25, कुछ नहीं बचा, लिखे 4। अब 4 में तो 5 से भाग दे नहीं सकते, या 0, ठीक है। अब लिखो 43 हो गई ये। अब 5 की जो मल्टीप्लाई है वो 43 में करनी है। 5 अट्टे कितने होते हैं, 40, बचे 3। 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ नहीं सकते, तो पॉइंट लगा के क्या लगाया, 0। 5 छक 30, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा भाग दिया जा चुका है। पॉइंट के बाद एक अंक मिला, ये हमारा शांत दशमलव प्रकार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वो पूरा पूरा कट गया, और यहाँ भी पॉइंट के बाद हमें एक अंक मिला। लेकिन मैं कहूं कि अशांत क्या होगा, अशांत, एक शांत होगा एक अशांत। जैसे 3 की भाग हम 20 में करें, 3 छक 18, बचे 2, पॉइंट लगाया, फिर 0, 3 छक 18, फिर 2, फिर 0, फिर 3 छक 18। आपकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये 0.66 समाप्त नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया अशांत। क्या हो गया, 66 आता ही रहेगा। पूरी अगर पृथ्वी पे भी लिख दोगे आप, तब भी ये समाप्त नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा ही नहीं। यही, इसे ही हम कहते हैं अशांत। तो ये 66 आता ही रहेगा, तो ये हो गया हमारा अशांत। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे अच्छे से। तो ये हमारा शांत था, इसलिए क्या हो गया, शांत हमेशा परिमेय होगा, लेकिन अशांत परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, ठीक है। शांत और अशांत समझ गए होंगे आप। अशांत परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, अगर आवृत्ति है तो परिमेय और अनावृत्ति है तो अपरिमेय, ठीक। अब आओ फिर वापस टॉपिक पर। ये हो गई परिमेय, ये भी परिमेय क्योंकि इसकी रिपीटेशन बार बार हो रही है, शांत आवृत्ति है, तो ये भी क्या हो गई, परिमेय। ये तो डायरेक्ट ही दिख रही है, P/Q, Q 0 है नहीं, तो ये भी क्या हो गई, परिमेय। अब इसमें देखो 1329387 कोई भी संख्याएं, कोई भी इनमें से वर्ड्स, कोई भी इनमें से अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय, क्योंकि अशांत अनावृत्ति है। अपरिमेय संख्या क्या होंगी, ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। आगे रूट में 196, अब आपको ये देखना है कि 196 किसी का वर्ग है, हाँ 14 का, तो ये क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या, ठीक है।
आगे √2, एक चीज और समझिए, अगर अपरिमेय संख्या में कोई हम परिमेय संख्या जोड़ें तो वो हमेशा हमारी अपरिमेय ही मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरिमेय। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ऐसे ही यदि परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाएं, हम अपरिमेय घटाएं तो भी अपरिमेय ही होगी, अपरिमेय ही होगी। यदि अपरिमेय और परिमेय की मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है परिमेय आ जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे मैंने लिखा √8 मल्टीप्लाई बाई √2, 8 2 जा 6, 16, 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गई क्या हमारी परिमेय। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा घटाने और जोड़ने पर अपरिमेय ही आएगी। तो ये दोनों क्या हो गई? √2, रूट किसी दो का, दो तो किसी का वर्ग है नहीं, तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही 5 में से √7 माइनस करें हम, √7 क्या है? हमारी अपरिमेय। तो आज ये भी क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। तो उम्मीद है परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है HCF और LCM से रिलेटेड। बहुत ही ज्यादा हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। परिमेय अपरिमेय से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है MCQs में कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो होगा HCF और LCM। इससे आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर पेपर में, एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। HCF और LCM जो है, इसकी 2-3 विधि होती हैं। एक तो होती है गुणनखंड विधि, जो आपके बुक में दी गई है। और मेरा आपको सभी को एक सजेशन रहेगा कि आप अब लास्ट टाइम जो 1 महीना रह गया है आपके पेपर को, उसमें आप NCERT की बुक के अलावा कोई सी बुक ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, उसमें आप देखें कि हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें। अभी टाइम है हमारे पास 1 महीने का, और आप अभी से भी अगर मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ बैकअप में कर सकते हैं। चलिए शुरू करें हम HCF और LCM। HCF और LCM हमेशा दो संख्याओं का ही निकल सकता है, दो से ज्यादा हो सकती हैं, या दो से कम का एक संख्या का कभी नहीं निकलता। तो इस वजह से हमें पहले समझ ले रहे हैं LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने लिखा 12 और 16, समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है जो 12 संख्या है वो किस किस के पहाड़े में आती है। तो यहाँ लिख ले रहे हैं हम, एक तो 1 के पहाड़े में आती है, एक आती है 2 के पहाड़े में, ठीक, 3 के में भी आती है, 4 में भी, 6 में और 12। और ऐसी कोई सी संख्या है नहीं जिसमें जो 12 है वो इनसे अलग किसी भी संख्या से कटे। ऐसे ही 16 के भी हमें निकालने पड़ेंगे। 1 से कटेगी, 16 से, 2 से, 8 से और 4 से। और कोई सी ऐसी संख्या नहीं है जिससे 16 कटे। ठीक है, इसमें लिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले देखेंगे हम कॉमन कौन कौन से हैं। 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है इनमें, ठीक है, 4 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है ही नहीं। इन दोनों संख्या 12 और 16 के फैक्टर में बस 4 सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर है जो सबसे बड़ा है और कॉमन है। और इसमें लिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर। तो इन दोनों का जो HCF होगा वही हमारा होगा 4। बात करूं मैं LCM की। LCM का जो मतलब होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब समझो। अब इसमें आ गया मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब और फैक्टर का मतलब तो ये होता है कि किस किस के पहाड़े में आ रहा है। मल्टीपल का मतलब ये होगा कि 12 और 16 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वो इसकी क्या होंगी? मल्टीपल। जैसे 12 का अगर पहाड़ा मैं लिखूं 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 5 60, 12 72, 12 सत्ते
84 12 8 96 12 निमा 108 12 दाई 120। ठीक है, ऐसे ही 16 का पहाड़ा लिखा जाए। 144 16 दाई 160। ठीक, अब इसमें लिखा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल तो लिख दिए, अब कॉमन देखो पहले। कॉमन इसमें है, सबसे पहले है 48, फिर है हमारा 96। ठीक है, ऐसे ही इसके आगे भी आएंगे बहुत। ठीक है, हमें देखना है कॉमन और मल्टीपल होने चाहिए। मल्टीपल हो गए, कॉमन हो गए, एक 48 हो गए, एक 96। इनमें से एलसीएम एक ही होगा। इसमें देखो अब क्या लिखा हुआ है, लोएस्ट। तो लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कॉमन क्या है, 48। तो यही होगा इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ और दोनों संख्याओं में एक हमारा रिलेशन पाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे मैं कहूं, हमने दो संख्याएं लिखी थी अभी, एचसीएफ और एलसीएम, दोनों में जो रिलेशन है एचसीएफ गुणा एलसीएम, यदि हम किन्हीं दो संख्याओं की आपस में गुणा करें और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें तो वो हमेशा बराबर आएगा। यहां लिख लें, पहली संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का। और इस कॉन्सेप्ट से, इस सूत्र से आपको आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसे मैंने अभी एक संख्या ली थी 12 एक 16, चेक करके देखें, 12 16 का जो एचसीएफ था वो आया 4, और इन दोनों का जो एलसीएम आया वो आया 48, और दोनों संख्या क्या है, 12 और 16। ठीक है, करो गुणा। 48 चौक 48 दूनी 96, 96 दूनी 192। ठीक है, इसकी भी मल्टीप्लाई करो। 12 शंख 72 के 2 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 19। देखो यहाँ भी 192, यहाँ भी 192। तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, और इससे क्वेश्चन बहुत करने हैं आपको। तो चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से कराऊं। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर देखेंगे उनकी मल्टीप्लाई करके। आपको जरूर ही देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने जैसे लिया एक क्वेश्चन 48 और 72, दो संख्याएं ली मैंने। सबसे पहले हम इनका लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मैंने अभी बताया है आपको कहते किसे हैं। तो एचसीएफ का एक और मेथड हम सीखने जा रहे हैं, भाग विधि वाला मेथड। भाग विधि में छोटी संख्या हमारी बाहर रहेगी और जो बड़ी संख्या होगी उसको भाग करेंगे। करो मल्टीप्लाई, भाग करो इसमें। 48 एकम होते हैं 48, बचा यहाँ 24। अब जो शेष बचेगा उससे जो पहले जिस संख्या से भाग दी थी वो अंदर आ जाएगा। 48, 24 को भाग करो 48, 24 दूनी 48, 48, कुछ नहीं बचा। और जहां पूरा पूरा कट जाए वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हो गया हमारा 24, यानी कि 48 और 72 का जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 24। ठीक है, अब हम निकालें एलसीएम। एलसीएम आप कोई सी भी विधि से निकाल सकते हैं। देखो मैं तो सिंपल विधि से निकाल रहा हूं। इससे कट करो, सबसे पहले 2 से ही काटना है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक, 2 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 छक 12, 2 नेम 18, 2 तिया 6 9। अब 3 से कट करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 3। ठीक, 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 144। आपको इस मेथड से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अभी तक आपको कुछ भी इररेलीवेंट जो होगा आपके एग्जाम के व्यू से वो नहीं पढ़ाया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लेना। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको दिखेगा डायरेक्ट, इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। और चलिए शुरू करें। मैंने अभी आपको एक सूत्र लिखवाया था, देखिएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। मैंने मान लिया जी ये संख्या है एक्स और ये है वाई,
और एलसीएम और एचसीएफ ये निकाल दिया, तो हमारा फॉर्मूला होगा x गुणा वाई इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। ठीक है, हमारी जो पहली संख्या है वो 48, दूसरी संख्या है हमारी 72। ठीक है, एचसीएफ हमने निकाला 24 और जो एलसीएम है वो 144। मल्टीप्लाई करो इसकी, देखो चाहो तो 72 का पहाड़ा पढ़ लो, चाहे पढ़ लो 48 का, जो आपको सरल लगे करो गुणा। 48 दूनी 96, 96 के 6 हासिल 9 लगे। ठीक है, 48 सत्ते 48 तिया 144 दूनी 288, 288 में 48 ऐड करो, 8 8 16, 8 4 12 13, 336। कितना आया? 336। ठीक है, 336 में जो हमारा हासिल लगा था 9 वो भी जोड़ दो तो 345। कितना आया? 345 नहीं 44, हाँ 45 ही आएगा, 3456। इसकी मल्टीप्लाई करो, 24 चौक 96 के 6 हासिल 9, 24 चौक 96, 96 और 9 105, 105 के 5 हासिल 10, 24 एकम 34, 24 एकम 24 और 10 34, यानी कि हमारा यहाँ भी 3456 और यहाँ भी 3456, यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल ही करेक्ट है और हमने चेक भी कर लिया। एक मिनट, सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मुझे छींक आ गई थी। तो चलिए शुरू करें और आगे बढ़ाएं अपनी क्लास को। ये आपके समझ में आ गया होगा। एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन हमारे जो पेपर में है वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यहाँ मान लो लिखा 15 और यहाँ लिख दिया 45 और इसका जो एचसीएफ है वो दिया गया होगा 15, तो एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होगा? तो चलिए इसी फॉर्मूले से हम करेंगे इसको। जैसे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या होंगी हमारी 15 गुणा 45 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ 15 गुणा एलसीएम। यहाँ से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर लाएंगे तो किस में पहुंचेगा? भाग में। तो 15 गुणा 45 बटे 15 बराबर एलसीएम। 15 से 15 कैंसिल आउट बराबर 45। एलसीएम जो होगा हमारा 15 और 45 का कितना आएगा? 45। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम चलें। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, सह अभाज्य संख्या का, सह अभाज्य संख्या का कौन कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या होंगी? अभाज्य संख्याएं तो आप जानते ही होंगे, हर वह संख्या, हर वह दो, मतलब हर वह संख्या जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वह हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन सह अभाज्य संख्या हमारी 2 संख्याएं होंगी, 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होगा, वही हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे मैं लिखूं, मैंने क्वेश्चन लिखा 18 और 25, 18 के पहले हम गुणनखंड करें तो होंगे 1 2 3, अच्छा 6 9 और 18। बे संख्याएं जिनके पहाड़े में 18 आता है वे सभी इसके फैक्टर होंगे, तो ये फैक्टर हो गए। ऐसे ही 25 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 1 5 और 25 बस, और कुछ किसी के पहाड़े में 25 नहीं आता। ठीक है, इन दोनों में आपको ये देखना है कॉमन क्या है, बस एक ही कॉमन होना चाहिए, एक के अलावा कुछ कॉमन होना, एक के अलावा कॉमन कुछ होना, और यही हमारा होगा एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ है वो 1 है, और इसी वजह से ये दोनों आपस में क्या हुई? सहभाज्य। एक एग्जाम्पल मैं और लूं, जैसे मैंने लिखा 16 और 21, ठीक है, देखते हैं ये सहभाज्य है या नहीं। 2 और 1, अच्छा 4
और 8 और 16। हमारी जो 16 के फैक्टर होंगे वो होंगे 1 2 4 8 16, और किसी संख्या से 16 नहीं कटता। अच्छा, जो 21 है उसके क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 21 होगा। अब आप ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 1, 1 के अलावा कोई संख्या कॉमन है नहीं, तो ये हमारी क्या हो गई? सह अभाज्य। ये भी क्या होंगे? आपस में सह अभाज्य। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे चलें। अब ये तो रहा हमारा एमसीक्यूज का मटेरियल। अब मैं आगे बढ़ूं तो हमारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है एक क्वेश्चन 100% आता है 2 नंबर में, अपर में संख्या को सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपर में संख्या है, या रूट 3 एक अपर में संख्या है, रूट 5 एक अपर में संख्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको अपने पेपर में 2 नंबर में 100% देखने को मिलेगा। 100% आता ही आता है, 2 नंबर में जरूर मिलेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो सभी आपको बहुविकल्पीय यानी कि एक एक नंबर में मिलेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने कहा रूट 2 सिद्ध कीजिए अपर में संख्या है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा वो आपको 2 नंबर में देखने को जरूर मिलेगा। 2 नंबर में आपको मिलेगा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो चलिए शुरू करें हम इसको समझना कि किसी संख्या को परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या जो होती है वो सिद्ध कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करें हम इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 5 माइनस रूट 3 सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या होगी। आपको एक क्वेश्चन से ही समझ लेना है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, बस एक ही क्वेश्चन की भाषा जो समझनी है उससे करने हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एक ही भाषा से करने हैं आपको, बस एक ही क्वेश्चन की भाषा समझ लीजिए। देखो, इसके हम विपरीत पहले मान सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, मान ले रहे हैं, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या जब होगी तो परिमेय संख्या किसके रूप में लिखी जाती है? पी अपॉन क्यू के। तो हम मान ले रहे हैं पी और क्यू दो संख्या मानी हमने, और दोनों हमारी कोप्राइम नंबर होंगे यानी कि सहभाज्य, क्योंकि अगर ये दोनों सहभाज्य नहीं हो तो आपस में कट भी सकते हैं, और हमें तो ऐसी संख्याएं लेनी होंगी जिसमें कोई भी इनमें फैक्टर कॉमन ना हो। ठीक है, हमने मान लो संख्याएं ली, एक ए और एक बी ले ली। एक ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहभाज्य। सहभाज्य मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझा दिया है कि सहभाज्य वह संख्या होती है जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक को छोड़कर। ठीक है, प्रश्न के अनुसार यदि हमने ये 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या माना है तो ए और बी यानी कि ए बटे बी, जहां जो बी है वो नॉट इज इक्वल टू 0। ए 0 हो भी सकता है लेकिन बी हमारा 0 नहीं हो सकता। तब 5 माइनस रूट 3, क्योंकि परिमेय संख्या ऐसी लिखी जाती है तो ये हमने माना है परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम 5 को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा, ऐसा करो रूट 3 इधर लाओ और ए भी इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ए अपॉन बी बराबर का रूट 3। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन यहाँ मिला, एक बात आप बताएं, ये परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या अगर घटाएं तो हमारी परिमेय ही तो मिलेगी। लेकिन हमें तो पता है रूट 3 हमारी क्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसके रूट में अगर पूर्ण वर्ग होता तो हमारी परिमेय होती। यहाँ रूट वर्ग नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय। लेकिन हमने जो माना है वो ए बट्टी बी होगा हमारा परिमेय संख्या, और परिमेय में से अगर परिमेय संख्या घटाया जाए तो हमेशा परिमेय आता है। चूंकि 5 माइनस ए अपॉन बी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है। ठीक है, इसीलिए रूट 3 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने सिर्फ कल्पना ही तो की थी कि रूट 3 हमारी एक परिमेय संख्या है। क्या की थी कल्पना? रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसका हम जो हमारी कल्पना थी इसके अनुसार
हमारी कल्पना जो थी, हमारी कल्पना गलत गलत साबित हुई, गलत साबित हुई तथा इसका विरोधाभास जो है उल्टा विलोम विरोधाभास विरोधाभास जो प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तब 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में इतना जरूर लिखना पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, और 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन 2 नंबर में। जिस समय आपको पेपर मिलेगा सबसे पहले आपका ध्यान इसी क्वेश्चन पे जाएगा कि हाँ 2 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलेगा आपको। कोई इसकी जगह संख्या और हो सकती है, सिद्ध कर सकता है √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय, √3 या √5 या √7, कोई सी संख्या भी हो सकती है इनमें से। बस आपको करना इसी तरीके से, हमको मानना है a/b बराबर इतना, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन से आपके समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी इसी पैटर्न पे होंगे, इतना ही हमें लिखना पड़ेगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें या हमारे पीडीएफ में से आप लिख लें। तो मैं अगले टॉपिक पे जाना चाहूँ। एक टॉपिक और रह गया इस चैप्टर में से, लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए जो हमारा लास्ट इसमें टॉपिक रह गया है वो भी समझ लेते हैं। आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने का टॉपिक है। ये रिलेटेड है हमारा अभाज्य गुणनखंडन से। अभाज्य गुणनखंड से, जैसे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, आपने 6th क्लास से ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 144, इसके आपको लिखने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसको काटो 2 से। सबसे पहले अभाज्य जो सबसे छोटी संख्या होती है वो हमारी होती है 2। क्यों? अभाज्य संख्या जो भी होगी उसके केवल 2 फैक्टर होंगे, एक तो वह स्वयं से कटेगी, स्वयं से, और एक कटेगी 1 से, ठीक है। जैसे 2 है, 2 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, तो इसके कितने फैक्टर हुए? 2। ऐसे ही हम 3 3 1 से कटेगी और 3 से। लेकिन 4 ले हम, 4 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से। इसके कितने हो गए फैक्टर? 1 2 3, 3 फैक्टर। तो ये हमारी क्या हुई? भाज्य संख्या। ऐसे ही मैं कहूं एक क्या होगी? अभाज्य। अभाज्य एक ना ही अभाज्य होगी और ना ही भाज्य, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो केवल 1 है, और फैक्टर 2 से ज्यादा हो तो भाज्य और 2 हो तो अभाज्य। तो इसमें तो कोई सा रूल फॉलो ही नहीं हुआ, तो ये ना तो ये अभाज्य और ना ही भाज्य, ठीक है। सबसे पहली छोटी संख्या हमारी 2 अभाज्य, तो की अगर बात करें तो 2 से इसको काटें, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचा 1, 2 जे 12 हो गए, 2 छक 12, फिर 2 से काटे 2 एकम, 2 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटे 2 नेम 18, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। जब तक यहाँ 1 ना आ जाए तब तक आपको काटते रहना है। और इसको जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी हुई? 4, और 3 की पावर 1 2, और 3 की पावर कितनी हुई? 2। बस 144 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लूं, 572, इसके अगर अभाज्य गुणनखंड करें हम, सबसे पहले काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, 2 अट्ठे 16, कितना बचा? 1, 2 छक 12, फिर 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6। 143 कितने से कट सकता है? 13 से कट सकता है, 11 से भी कट सकता है, 11 से काट लो पहले, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, फिर 13 से, 13 एकम 13। ये 572 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 की पावर 2 गुणा 11 और गुणा 13, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करता हूं आज का जो चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा पूरा। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन
बनने की संभावना थी वो सभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया। और यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसे ही हमारी ये मैथ की पहली क्लास थी, इसी तरह से हम आपको 14 चैप्टर की 14 क्लासेस देंगे और जो भी इम्पोर्टेंट टाइप हो सकते हैं, बाद में लगेगा हमें कि ये क्वेश्चन हमारी क्लासेस से रह गया है, तो वो मैं लास्ट में एक दो वीडियो और लेके आऊँगा, जिससे आपको इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे, उनको आपके पास पहुँचाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। और आप 14 क्लास और 14 दिन ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये अगर चैप्टर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी अच्छा कंटेंट फ्री में मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।